अध्याय 23। हॉरक्रक्स। हैरी जब महल में घुसा तो उसे महसूस हुआ कि खुशकिस्मती काढ़े का असर कम होने लगा था। सामने वाले दरवाजे पर ताला नहीं लगा था, लेकिन तीसरी मंजिल पर उसे पीव्स मिल गया और हैरी को एक शॉर्टकट से मुड़कर उससे बाल बाल बचना पड़ा। जब उसने मोटी औरत की तस्वीर के पास पहुंचकर अपना अदृश्य चोगा उतारा तो उसे हैरानी नहीं हुई कि वह कतई मदद के मूड में नहीं थी। ये आने का कौन सा समय है? मुझे सचमुच अफसोस है, मुझे किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाना पड़ा था। देखो, पासवर्ड आधी रात को बदल जाता है, इसलिए आज तुम्हें गलियारे में सोना पड़ेगा, ठीक है? तुम मजाक कर रही हो? हैरी ने कहा। पासवर्ड आधी रात को क्यों बदलता है? ऐसा ही होता है, मोटी औरत ने कहा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो जाकर हेडमास्टर से बात कर लो, उन्होंने ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। बहुत बढ़िया, हैरी ने कटुता से कहा और सख्त फर्श की तरफ देखा। बहुत ही बढ़िया। देखो, अगर वे यहाँ होते तो मैं जाकर उनसे बात कर लेता, क्योंकि उन्हीं के कहने पर तो। वे यही हैं। हैरी के पीछे से एक आवाज आई। प्रोफेसर डंबलडोर 1 घंटे पहले स्कूल लौट आए हैं। लगभग सिर कटा देख हैरी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था और उसका सिर हमेशा की तरह उसके गुलूबंद पर झूल रहा था। मुझे यह खूनी नवाब ने बताया था, जिसने उन्हें आते हुए देखा था। नवाब के अनुसार डंबलडोर बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। जाहिर है वे थोड़े थके हुए भी थे। कहाँ पर? हैरी ने कहा और उसका दिल उछलने लगा। ओह, खगोलशास्त्र की मीनार के ऊपर खटपट कर रहा है, यह उसका प्रिय मनोरंजन है। मैं खूनी नवाब की नहीं, डंबलडोर के बारे में पूछ रहा हूँ, निक ने कहा। ओह, वे अपने ऑफिस में हैं। खूनी नवाब ने जो कहा उससे तो लगता है कि वे शायद सोने से पहले कुछ काम करेंगे। हाँ, वे करेंगे, हैरी ने कहा और उसके सीने में रोमांच धधकने लगा जब उसने डंबलडोर को यह बताने पर विचार किया कि उसने याद हासिल कर ली है। वह पलटा और दोबारा भागने लगा। उसने मोटी औरत की बात अनसुनी कर दी, जो पीछे से चिल्ला रही थी। लौट आओ, देखो मैंने झूठ बोला था। मैं तो बस इसलिए चिढ़ गई थी क्योंकि तुमने मुझे जगा दिया था। पासवर्ड अब भी टेप फर्म ही है। लेकिन तब तक हैरी गलियारे में धड़धड़ाता हुआ जा रहा था और कुछ ही मिनटों में वो डंबलडोर के गारगोइल के सामने टॉफी एक्लेयर कह रहा था। गारगोइल उछलकर एक तरफ को हो गया और उसने हैरी को घुमावदार सीढ़ियों की तरफ जाने दिया। जब हैरी ने दरवाजा खटखटाया तो डंबलडोर बोले, अंदर आ जाओ। उनकी आवाज थोड़ी थकी थकी लग रही थी। हैरी ने दरवाजा खोला। डंबलडोर का ऑफिस हमेशा जैसा ही था, लेकिन खिड़कियों के पार सितारों से भरा काला आसमान दिख रहा था। ओह हैरी, डंबलडोर ने हैरानी से कहा, इतनी रात को तुम्हारे आने की खुशी मुझे क्यों नसीब हो रही है? सर, मुझे यह मिल गई, मैं स्लगॉन की याद ले आया हूँ। हैरी ने कांच की छोटी शीशी बाहर निकालकर डंबलडोर को दिखाई। एक दो पल के लिए हेडमास्टर स्तब्ध नजर आए, फिर उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। हैरी, यह तो बहुत ही जबरदस्त खबर है, बहुत ही जबरदस्त। मैं जानता था तुम यह कर सकते हो। आधी रात हो चुकी थी। इस बात को भूलते हुए वे जल्दी से अपनी डेस्क के पास से निकले। अपने अच्छे हाथ में स्लगॉन की याद वाली शीशी ली और उस अलमारी की तरफ चल दिए जिसमें स्मृति पात्र रखा था। और अब? डंबलडोर ने पत्थर के उस पात्र को अपनी डेस्क पर रखते हुए और शीशी से भरी याद उसमें डालते हुए कहा, अब आखिर हम यह देख सकेंगे। हैरी, जल्दी करो। हैरी ने आदेश का पालन करते हुए अपना सिर स्मृति पात्र में झुकाया और उसके पैर ऑफिस के फर्श से उठ गए। एक बार फिर वह अंधेरे में गिरने लगा और हॉरेस लघौन के कई साल पहले के ऑफिस में उतरा। वहां पर ज्यादा युवा हॉरेस लघौन थे। उनके मोटे चमकदार भूसे के रंग के बाल और सुनहरी मूछ थी। वे अपने ऑफिस की आरामदेह कुर्सी पर टिक कर बैठे थे। उनके पैर मखमल के कुशन पर आराम कर रहे थे। उनके एक हाथ में शराब का छोटा गिलास था और दूसरा हाथ पाइनएप्पल टॉफियों के बॉक्स में कुछ खोज रहा था। स्लघॉन के आसपास आधा दर्जन लड़के बैठे थे, जिनके बीच में टॉम रिडल भी था। उसकी उंगली पर मार्वलों की सोने की काली अंगूठी चमक रही थी। जब डंबलडोर हैरी के पास उतरे, उसी समय रिडल ने स्लघॉन से पूछा, सर, क्या ये सच है कि प्रोफेसर मैरी थॉट रिटायर हो रही हैं? टॉम, टॉम, अगर मैं जानता तो भी तुम्हें नहीं बताता, स्लगहॉर्न ने कहा और अपनी शक्ल लिपटी उंगली रिडल की तरफ दिखाई। हालांकि उन्होंने आंख मारकर यह जता दिया कि उन्होंने बुरा नहीं माना है। मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम्हें इतनी जानकारी मिलती कहाँ से है? तुम्हारे पास तो आधे स्टाफ से ज्यादा जानकारियां रहती है। रिडल मुस्कुराया। बाकी लड़के हंसे और उसकी तरफ प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगे।
तुम्हें जो चीजें पता होनी चाहिए उन्हें जानने की तुम में अनोखी योग्यता है और तुम महत्वपूर्ण लोगों की सावधानी से चापलूसी भी करते हो। पाइनएप्पल टॉफी के लिए धन्यवाद। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, यह मेरी सबसे प्रिय टॉफी है। कुछ लड़के दोबारा खिलखिलाए। मुझे विश्वास है कि तुम 20 साल में जादू मंत्री बन सकते हो। अगर मुझे पाइनएप्पल टॉफियां भेजते रहो तो 15 साल में भी बन सकते हो। मेरे मंत्रालय में बहुत अच्छे संपर्क हैं। टॉम रिडल हल्के से मुस्कुराया, जबकि बाकी विद्यार्थी दोबारा हंस पड़े। हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि वह लड़कों के समूह में सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वे सभी उसे अपना लीडर मान रहे थे। जब उनकी हंसी खत्म हो गई तो वह बोला, सर, मुझे नहीं लगता कि राजनीति मुझे रास आएगी। एक बात तो यह है कि मेरे पास सही पृष्ठभूमि नहीं है। उसके आसपास के कुछ लड़कों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। हैरी को यकीन था कि वे इस मजाक पर मुस्कुरा रहे थे। निश्चित रूप से वे जानते थे या उन्हें शक था कि उनके गैंग लीडर का पूर्वज कितना मशहूर था। बकवास, स्लगहॉर्न ने तेजी से कहा। तुम्हारी योग्यताओं को देखते हुए ये साफ है कि तुम किसी अच्छे जादूगर खानदान के हो। टॉम, तुम बहुत दूर तक जाओगे। किसी विद्यार्थी के बारे में मेरा अंदाजा आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। स्लगहॉर्न की डेस्क पर रखी छोटी सुनहरी घड़ी ने 11 घंटे बजाए और उन्होंने घूमकर देखा। हे भगवान, इतना समय हो गया, स्लगहॉर्न ने कहा। लड़कों, अब तुम्हें चल देना चाहिए, वरना तुम सभी मुश्किल में पड़ जाओगे। लेस्ट्रेंज, मुझे कल तक तुम्हारा रिबन चाहिए, वरना सजा मिलेगी। और एवरी, तुम्हारे साथ भी यही होगा। लड़कों के एक एक करके बाहर निकलते समय स्लगहॉर्न कुर्सी से उठे और अपना खाली गिलास लेकर डेस्क तक गए। बहरहाल रिडल पीछे ही रुका रहा। हैरी जानता था कि वो जानबूझकर रुका था, क्योंकि वह स्लगहॉर्न के साथ आखिर में अकेला रहना चाहता था। ध्यान रखना टॉम, स्लगहॉर्न ने कहा जब उन्होंने मुड़कर देखा कि रिडल अब भी वहीं है। कहीं तुम रात को बिस्तर से बाहर नहीं पकड़े जाओ, जबकि तुम एक प्रीफेक्ट हो। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। तो फिर पूछो मेरे बच्चे, पूछो। सर, मैं जानना चाहता था कि क्या आप हॉर्क्रक्स के बारे में कुछ जानते हैं? स्लगहॉर्न ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उनकी मोटी उंगलियां अनजाने में ही अपने शराब के ग्लास को दबाने लगी। गुप्त कलाओं से रक्षा का प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना? लेकिन हैरी को पता था कि स्लगहॉर्न अच्छी तरह जानते थे कि यह स्कूल का काम नहीं था। नहीं सर, रिडल ने कहा। पढ़ते समय कहीं इस बात का जिक्र आया था और मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। स्लगहॉर्न ने कहा, देखो टॉम, हॉगवर्ट्स में तुम्हें ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी जिसमें हॉर्क्रक्स का वर्णन हो। यह बहुत ही शैतानी जादू है, बहुत ही शैतानी। लेकिन जाहिर है सर, आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सर, मेरा मतलब है आपके जैसा जादूगर। माफ कीजिए, मेरा मतलब है अगर आप मुझे नहीं बता सकते। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर कोई मुझे बता सकता है तो वह आप ही हो सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। हैरी ने सोचा रिडल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था। झिझक, औपचारिक अंदाज, सावधानीपूर्ण चापलूसी, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं था। हैरी को अनिच्छुक लोगों से जानकारी निकलवाने का इतना अनुभव था कि वह जान गया कि रिडल इसमें बहुत निपुण है। वह जानता था कि रिडल उस जानकारी को बहुत बहुत ज्यादा चाहता था, शायद हफ्तों से इस पल की योजना बना रहा था। देखो, स्लगहॉर्न ने कहा, जो अब रिडल की तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि पाइनएप्पल टॉफियों के बॉक्स पर लगे रिबन पर उंगलियां फेर रहे थे। जाहिर है तुम्हें मोटी मोटी बातें बताने में कोई नुकसान नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसका मतलब समझ लो। हॉर्क्रक्स एक ऐसी चीज है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आत्मा छिपा देता है। रिडल ने पूछा। मैं यह नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे होता है सर। उसकी आवाज बहुत सावधानी से नियंत्रित थी, लेकिन हैरी को उसका रोमांच महसूस हो रहा था। देखो, तुम अपनी आत्मा के 2 टुकड़े कर देते हो, स्लगहॉर्न ने कहा, और अपना एक हिस्सा शरीर के बाहर किसी वस्तु में छिपा देते हो। फिर अगर शरीर पर हमला हो या वो नष्ट भी हो जाए तो भी तुम मर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का दूसरा हिस्सा धरती से जुड़ा और अक्षत रहता है। लेकिन जाहिर है इस तरह की स्थिति में जिंदा रहना। स्लगहॉर्न के चेहरे पर सलवटें पड़ गईं। हैरी को याद आया कि उसने लगभग 2 साल पहले क्या सुना था। मेरा शरीर चला गया था, मेरी आत्मा भी कमजोर हो गई थी। मैं सबसे कमजोर भूत से भी कहीं ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी मैं जिंदा था। बहुत कम लोग ऐसी जिंदगी चाहेंगे टॉम, बहुत कम। मौत ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन रिडल की भूख अब स्पष्ट दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर लालच का भाव आ गया था। अब वह अपनी हसरत छिपा नहीं पा रहा था। आत्मा को कैसे तोड़ा जाता है?
देखो, स्लगहॉर्न ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा को अक्षत और पूर्ण ही रहना चाहिए। इसके दो टुकड़े करना इसे दूषित करने का काम है। यह प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन ऐसा कैसे किया जाता है? बुरे काम से, सबसे बुरे काम से, हत्या करके। हत्या करने से आत्मा के दो टुकड़े हो जाते हैं। हॉर्क्रक्स उत्पन्न करने पर अमादा जादूगर इस विनाश का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। वह अपनी आत्मा के विभक्त हिस्से को किसी चीज में। लेकिन कैसे? इसका एक मंत्र होता है, लेकिन मुझसे मत पूछना, मैं नहीं जानता। स्लगहॉर्न ने अपने सिर किसी बूढ़े हाथी की तरह हिलाते हुए कहा, जिसे मच्छर सता रहे हो। क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे आजमा कर देखा हो? क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी की हत्या की हो? नहीं सर, जाहिर है नहीं, रिडल ने जल्दी से कहा। मुझे अफसोस है, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, स्लगहॉर्न ने रूखेपन से कहा। इन मामलों के बारे में थोड़ी बहुत जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। प्रतिभावान जादूगर जादू के इस पहलू के बारे में हमेशा आकर्षित हुए हैं। हाँ सर, रिडल ने कहा, मैं यह बात नहीं समझ पाया हूँ, सिर्फ जिज्ञासा के कारण। मेरा मतलब है, क्या एक हॉर्क्रक्स से ज्यादा फायदा होता है? क्या कोई अपनी आत्मा सिर्फ एक ही बार तोड़ सकता है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि कोई अपनी आत्मा के कई टुकड़े कर ले ताकि वह ज्यादा शक्तिशाली बन जाए? मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, क्या 7 सबसे सशक्त जादुई अंक नहीं है? क्या 7 हॉर्क्रक्स? हे भगवान टॉम, स्लगहॉर्न चिल्लाए। 7? क्या एक व्यक्ति को मारना ही पर्याप्त बुरा नहीं है? और वैसे भी आत्मा को एक बार तोड़ना ही बहुत बुरा होता है, लेकिन उसे 7 टुकड़ों में तोड़ना। स्लगहॉर्न अब बहुत परेशान दिख रहे थे। वे रिडल की तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने उसे पहले कभी ठीक से नहीं देखा हो। हैरी जानता था कि अब उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने रिडल से इस विषय पर बातचीत ही क्यों शुरू की। जाहिर है, वे बुदबुदाए, हमारी यह सारी बातचीत सैद्धांतिक है ना? सिर्फ सैद्धांतिक? हाँ सर, जाहिर है, रिडल ने जल्दी से कहा। लेकिन फिर भी टॉम, मैंने तुम्हें जो बताया है, हमारे बीच जो बातचीत हुई है, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हम हॉर्क्रक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। यह विषय हॉगवर्ट्स से प्रतिबंधित है। डंबलडोर खास तौर पर इसके खिलाफ है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा सर, रिडल ने कहा और वह चल दिया। हैरी ने उसके चेहरे की झलक देखी, जिस पर अपार खुशी का भाव था। यह वैसा ही भाव था जैसा उसके चेहरे पर तब आया था जब उसे पहली बार पता चला था कि वह जादूगर है। लेकिन इस खुशी से उसके आकर्षक चेहरे की सुंदरता बढ़ने के बजाय घट गई थी। वह कम मानवीय लग रहा था। डंबलडोर ने धीरे से कहा, हैरी, चलो चलते हैं। जब हैरी डंबलडोर के ऑफिस के फर्श पर दोबारा लौटा, तब तक डंबलडोर अपनी डेस्क के पीछे बैठ चुके थे। हैरी भी बैठ गया और डंबलडोर के बोलने का इंतजार करने लगा। मैं काफी लंबे समय से इस सबूत की उम्मीद कर रहा था, आखिरकार डंबलडोर ने कहा। उससे इस सिद्धांत की पुष्टि होती है जिस पर मैं काम कर रहा था। इससे पता चलता है कि मैं सही हूँ, और यह भी कि मुझे अभी कितनी दूर जाना है। अचानक हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि दीवारों पर लगी तस्वीरों में सभी बूढ़े हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस अब जाग चुके थे और उनकी बातचीत सुन रहे थे। लाल नाक वाले मोटे जादूगर ने तो कान में सुनने का यंत्र लगा लिया था। देखो हैरी, डंबलडोर ने कहा, मुझे यकीन है कि हमने अभी अभी जो सुना है तुम उसके महत्व को समझते होगे। कुछ महीनों के अंतर को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारी ही उम्र में टॉम रिडल यह पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वह अमर कैसे बन सकता है। तो आपको लगता है कि वो सफल हो गया है सर? हैरी ने पूछा। उसने हॉर्क्रक्स बना लिया, और इसलिए जब उसने मुझ पर हमला किया तो वो नहीं मरा। उसने एक हॉर्क्रक्स कहीं छिपा कर रख दिया था। उसकी आत्मा का एक टुकड़ा सुरक्षित था। एक टुकड़ा या ज्यादा टुकड़े? डंबलडोर ने कहा। तुमने वोल्डेमॉर्ट की बात सुनी थी। वो हॉरेस से खास तौर पर यह जानना चाहता था कि अगर कोई जादूगर एक से ज्यादा हॉर्क्रक्स बनाए तो उसे क्या होगा। उस जादूगर का क्या होगा जो मौत से बचने के लिए इतना संकल्पवान था कि वह कई बार हत्या करने के लिए तैयार था। अपनी आत्मा को बार बार तोड़ने के लिए संकल्पवान था, ताकि वह उसके टुकड़ों को कई अलग अलग छिपे हॉर्क्रक्सों में रख सके। किसी पुस्तक में उसे यह जानकारी नहीं मिल सकती थी। जहां तक मैं जानता हूँ, और मुझे यकीन है जहां तक वोल्डेमॉर्ट जानता था, कोई जादूगर अपनी आत्मा के 2 टुकड़े करने से ज्यादा आगे तक नहीं गया था। डंबलडोर एक पल के लिए ठहरे और अपने विचारों को एकत्रित किया। फिर वे बोले, 4 साल पहले मुझे एक निश्चित सबूत मिला कि वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा के टुकड़े कर दिए थे। कहाँ? हैरी ने पूछा। कैसे? वह सबूत तुमने ही मुझे दिया था हैरी, डंबलडोर ने कहा।
डायरी, रिडल की डायरी, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि रहस्यमय तहखाने को दोबारा कैसे खोलना है, हैरी ने कहा। मैं समझा नहीं सर। देखो, हालांकि मैंने उस डायरी से बाहर निकलने वाले रिडल को नहीं देखा, लेकिन तुमने मुझे उसका जो वर्णन सुनाया वह मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सिर्फ एक याद, अपने आप काम करने और सोचने लगे। सिर्फ एक याद, उस लड़की की जिंदगी चूसने लगे जिसके हाथों में यह थी। नहीं, उस पुस्तक में याद से कोई ज्यादा बुरी चीज होगी। आत्मा का एक टुकड़ा होगा, मुझे इस बात का लगभग पूरा यकीन था। डायरी एक हॉर्क्रक्स थी, लेकिन इस जवाब से कई सवाल खड़े हो गए। मुझे सबसे ज्यादा उलझन और दहशत इस बात से हुई थी कि डायरी हथियार और ढाल दोनों के रूप में काम कर रही थी। मैं अब भी नहीं समझ पाया, हैरी ने कहा। देखो, इस डायरी ने उसी तरह काम किया जिस तरह हॉर्क्रक्स करता। दूसरे शब्दों में, आत्मा का एक टुकड़ा इसके भीतर सुरक्षित छिपा रहा और इसने अपने मालिक को मरने से बचाने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि रिडल सचमुच चाहता था कि उस डायरी को पढ़ा जाए। वह चाहता था कि उसकी आत्मा का वह टुकड़ा किसी और में जाकर रहे या उस पर काबू करे, ताकि नागशक्ति के भयंकर जानवर को दोबारा बाहर निकाला जा सके। देखिए, वह नहीं चाहता होगा कि उसकी कड़ी मेहनत बर्बाद हो जाए, हैरी ने कहा। वह लोगों को यह बताना चाहता था कि वह नागशक्ति का वारिस है, क्योंकि वह पहले यह श्रेय नहीं ले पाया था। बिल्कुल सही कहा, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम यह नहीं देख पाए हो हैरी, कि अगर वह डायरी से हॉगवर्ट्स के किसी भावी विद्यार्थी पर काबू करने का इरादा रखता था, तो वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता था कि उसने अपनी आत्मा का कीमती टुकड़ा उसमें छिपा दिया। जैसा प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने स्पष्ट किया है, हॉर्क्रक्स का मकसद आत्मा के हिस्से को सुरक्षित रखना है, इसे किसी दूसरे के हवाले करना नहीं है, ताकि यह नष्ट हो जाए, जैसा कि सचमुच हुआ था। आत्मा का वह टुकड़ा अब अस्तित्व में नहीं है, तुमने उसे नष्ट कर दिया। जितनी लापरवाही से वोल्डेमॉर्ट ने इस हॉर्क्रक्स के साथ सलूक किया था, वह मुझे बहुत ही खतरनाक लगा था। इससे मुझे लगा कि उसने कई और हॉर्क्रक्स या तो बना दिए होंगे या फिर बनाने की योजना बना रहा होगा, ताकि एक हॉर्क्रक्स के नुकसान से उसे कोई खास फर्क न पड़े। मैं इस बात का यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा किसी बात में समझदारी नहीं दिखती है। फिर 2 साल पहले तुमने मुझे बताया कि जिस रात को वोल्डेमॉर्ट ने अपने शरीर को दोबारा बनाया था, उसने अपने प्राणभक्षियों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दहशत भरी बात रखी थी। मैं, जो अमरता की तरफ जाने वाले रास्ते पर बाकी सबसे आगे पहुंच गया था, उसने कहा था। बाकी सबसे आगे। और मैं इसका मतलब समझ गया, हालांकि प्राणभक्षी नहीं समझ पाए थे। हैरी, वो अपने हॉर्क्रक्सों की तरफ इशारा कर रहा था। एक नहीं, बल्कि कई हॉर्क्रक्स, जो मेरे ख्याल से आज तक किसी जादूगर ने नहीं बनाए हैं। लेकिन यह बात उचित लग रही थी। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट समय के साथ कम मानवीय दिख रहा था, और इस रूपांतरण का मुझे यही कारण समझ में आया कि उसकी आत्मा विभाजित हो चुकी है, आम बुराई की सरहदों से भी आगे तक। तो उसने दूसरे लोगों की हत्या करके खुद की मौत असंभव बना ली, हैरी ने कहा। अगर अमर होने में उसकी इतनी रुचि थी, तो उसने पारस पत्थर बना या चुरा क्यों नहीं लिया? देखो, हम जानते हैं कि 5 साल पहले उसने पारस पत्थर चुराने की कोशिश की थी, डंबलडोर ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से कारणों से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हॉर्क्टस की तुलना में पारस पत्थर कम आकर्षक लगा होगा। हालांकि अमृत से जिंदगी सचमुच लंबी हो जाती है, लेकिन अमरता हासिल करने के लिए इसे जिंदगी भर नियमित रूप से पीना पड़ता है। यानी अमरता के लिए वोल्डेमॉर्ट को पूरी तरह से अमृत पर निर्भर होना पड़ता। अगर यह खत्म हो जाता या दूषित हो जाता, या अगर कोई पारस पत्थर को चुरा लेता, तो वह किसी सामान्य व्यक्ति की तरह मर जाता। याद रखो, वोल्डेमॉर्ट अकेला काम करना पसंद करता है। मेरा मानना है कि वो अमृत पर निर्भर रहने के विचार को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। जाहिर है, तुम पर हमला करने के बाद वाले भयंकर अर्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए वो इसे पीने को तैयार था, लेकिन सिर्फ अपने शरीर को हासिल करने के लिए। मुझे यकीन है कि अमरता के लिए वह पूरी तरह से अपने हॉर्क्रक्सों पर निर्भर रहना चाहता होगा। उसे पारस पत्थर से कुछ और नहीं चाहिए था, सिर्फ इंसान का रूप हासिल करना था। वह पहले से ही अमर था, या उतना अमर था जितना कोई इंसान हो सकता था। लेकिन अब हैरी, जिस महत्वपूर्ण याद को तुम लेकर आए हो, इससे हम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने के रहस्य के ज्यादा करीब पहुंच गए हैं, जितना कोई और पहले कभी नहीं पहुंचा है। तुमने उसे कहते सुना है हैरी, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि कोई अपनी आत्मा के कई टुकड़े कर ले, ताकि वह ज्यादा शक्तिशाली बन जाए? क्या 7 सबसे सशक्त जादुई अंक नहीं है? क्या 7 सबसे सशक्त जादुई अंक नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि 7 हिस्सों वाली आत्मा का विचार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बहुत दिलचस्प लगा होगा। उसने 7 हॉर्क्रक्स बनाए हैं, हैरी ने दहशत में आते हुए कहा, जबकि दीवार पर लगे कई हेडमास्टरों ने सदमे और दहशत की आवाजें निकाली।
लेकिन वे दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, छिपे हुए, दफन या अदृश्य। मुझे खुशी हुई कि तुमने समस्या की गंभीरता समझ ली, डंबलडोर ने धीरे से कहा। लेकिन हैरी, पहली बात तो यह है कि 7 हॉर्क्रक्स नहीं है, 6 हैं। उसकी आत्मा का 7वां हिस्सा, चाहे वो जितना ही खंडित हो चुका हो, उसके शरीर के भीतर है। यह उसका वह हिस्सा है जो उसके निर्वासन के दौरान इतने सालों तक भूता अस्तित्व में जी रहा था। उसके बिना उसका कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता था। आत्मा का वह 7वां टुकड़ा आखिरी होगा, जिस पर वोल्डेमॉर्ट को मारना चाहने वाले को हमला करना होगा, वह टुकड़ा जो उसके शरीर में रहता है। लेकिन 6 हॉर्क्रक्स तो अब भी बचे हैं, हैरी ने थोड़ी हताशा में कहा। हम उन्हें कहाँ खोज पाएंगे? तुम भूल रहे हो, तुम पहले ही उनमें से एक को नष्ट कर चुके हो और दूसरे को मैंने नष्ट कर दिया। आप कर चुके हैं? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बिल्कुल, डंबलडोर ने अपना काला जला हुआ हाथ उठाते हुए कहा। अंगूठी, हैरी, मोरवोलो की अंगूठी। उस पर एक भयंकर शाप था। मुझे मेरी विनम्रता की कमी के लिए माफ करना। अगर मैं इतना निपुण नहीं होता और अगर मेरे पास घायल अवस्था में हॉगवर्ट्स लौटने के बाद प्रोफेसर स्नेप सही समय पर कदम नहीं उठाते, तो मैं कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता। बहरहाल, एक सिकुड़ा हुआ हाथ वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के 7वें हिस्से की कीमत के रूप में ज्यादा नहीं है। अब वह अंगूठी हॉर्क्रक्स नहीं है। लेकिन आपको वो मिली कैसे? देखो, जैसा कि तुम अब जान चुके हो, मैं कई सालों से वोल्डेमॉर्ट के अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के अभियान में जुटा हूँ। मैं काफी दूर दूर तक घूमा हूँ और उन जगहों पर गया हूँ जहाँ वह पहले रह चुका है। मुझे यह अंगूठी गॉन्ड परिवार के खंडर नुमा घर में छिपी मिली थी। ऐसा लगता है कि जब वोल्डेमॉर्ट उसके भीतर अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छिपाने में कामयाब हो गया, तो वह इसे पहनना नहीं चाहता था। उसने कई शक्तिशाली मंत्रों से सुरक्षित करके इसे उस खंडहर में छिपा दिया जहां उसके पूर्वज कभी रहा करते थे। जाहिर है, मॉर्फिन अजगबान चला गया था। वोल्डेमॉर्ट को कभी अंदाजा भी नहीं था कि मैं किसी दिन उस खंडहर में जाने का कष्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं जादुई रहस्य के लक्षणों को देखने के लिए आंखें खुली रख सकता हूँ। बहरहाल, हमें खुद को बहुत ज्यादा बधाई नहीं देनी चाहिए। तुमने डायरी नष्ट कर दी और मैंने अंगूठी। लेकिन अगर हमारी 7 हिस्सों वाली आत्मा की अवधारणा सही है, तो अब भी 4 हॉर्क्रक्स बचे हैं। और वे कुछ भी हो सकते हैं, हैरी ने कहा। टिन के पुराने डिब्बे या कारों की खाली शीशियां। हैरी, तुम आवागमन कुंजी के बारे में सोच रहे हो, जो साधारण चीजें होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। लेकिन क्या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपनी बेशकीमती आत्मा की रक्षा करने के लिए टिन के डिब्बे या कारों की पुरानी शीशियों का इस्तेमाल करेगा? तुम वह भूल रहे हो जो मैंने तुम्हें दिखाया था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को निशानियां इकट्ठा करने का शौक है और वह सशक्त जादुई इतिहास वाली चीजों को पसंद करता है। उसका गर्व अपनी श्रेष्ठता में, उसका विश्वास जादूगरों के इतिहास में अभूतपूर्व स्थान बनाने का उसका संकल्प, इन सारी चीजों से मुझे लगता है कि वोल्डेमॉर्ट ने अपने हॉर्क्रक्सों को बहुत सावधानी से चुना होगा और वे चीजें सम्मान करने लायक होंगी। डायरी तो खास नहीं थी। जैसा कि तुमने खुद कहा है, वह डायरी इस बात का सबूत थी कि वह नाग शक्ति का वारिस था। मुझे यकीन है कि वोल्डेमॉर्ट को वह बेहद महत्वपूर्ण लगी होगी। तो बाकी हॉर्क्रक्स? हैरी ने कहा। क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं, सर? मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ, डंबलडोर ने कहा। जो कारण मैंने अभी बताए हैं, उनके आधार पर मेरा मानना है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ऐसी चीजें पसंद करेगा जिनकी अपनी कोई गरिमा हो। इसलिए मैं वोल्डेमॉर्ट के अतीत में यह प्रमाण खोजने गया कि उसके आसपास से ऐसे सामान गायब तो नहीं हुए हैं। लॉकेट, हैरी ने जोर से कहा। मेहनतकश का कप। हाँ, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपने दूसरे हाथ की तो नहीं, लेकिन इसकी 2 उंगलियों की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वे हॉर्क्रक्स नंबर 3 और 4 होंगे। अगर उसने कुल 6 हॉर्क्रक्स बनाए हैं, तो बाकी बचे हुए 2 हॉर्क्रक्सों के बारे में यकीन से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बहरहाल, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेहनतकश और नागशक्ति की चीजें हासिल करने के बाद वह गरुड़द्वार और चीलघाट की किसी वस्तु को खोजने के अभियान में जुटा होगा। मुझे यकीन है कि चारों संस्थापकों की 4 वस्तुओं ने वोल्डेमॉर्ट की कल्पना को काफी प्रबलता से आकर्षित किया होगा। मैं यह बात यकीन से तो नहीं कह सकता कि वह कभी चीलघाट की कोई चीज खोज पाया या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि गरुड़द्वार का इकलौता जाना पहचाना अवशेष सुरक्षित है। डंबलडोर ने अपनी काली उंगलियों से अपने पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया, जहां कांच के एक केस में माणिक जड़ी तलवार रखी थी। सर, क्या आपको लगता है कि दरअसल इसलिए वह हॉगवर्ट्स लौटना चाहता था? हैरी ने पूछा। दूसरे संस्थापकों की किसी चीज को खोजने के लिए? मैंने बिल्कुल यही सोचा था, डंबलडोर ने कहा। लेकिन दुर्भाग्य से इससे हम बहुत आगे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसे स्कूल में खोजबीन करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो खाली हाथ ही यहाँ से चला गया।
मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश हूं कि वह चारों संस्थापकों की वस्तुएं इकट्ठी करने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाया। उसके पास निश्चित रूप से दो हैं, हो सकता है उसे तीसरी भी मिल गई हो। हम अभी बस इतना ही जान सकते हैं। भले ही उसे चीलघाट या गुरुद्वार का हॉर्क्रक्स मिल गया हो, लेकिन अब भी छठवां हॉर्क्रक्स बचता है। हैरी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, जब तक कि उसे दोनों न मिल गए हों। मुझे ऐसा नहीं लगता, डंबलडोर ने कहा। मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि छठवां हॉर्क्रक्स क्या है। देखो, कुछ समय से नगीनी नामक सांप के व्यवहार के बारे में मेरी दिलचस्पी जाग गई है। सांप? हैरी ने हैरान होकर पूछा। क्या हॉर्क्रक्स के रूप में जानवरों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है? देखो, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, डंबलडोर ने कहा, क्योंकि किसी सोचने और चलने वाले प्राणी में अपनी आत्मा का एक हिस्सा रखना बहुत ही जोखिम भरा काम है। बहरहाल, अगर मेरा अंदाजा सही है, तो वोल्डेमॉर्ट जब तुम्हारे माता पिता के घर में तुम्हें मारने के इरादे से पहुंचा, तो वो अपने 6 हॉर्क्रक्सों के लक्ष्य से एक कम था। ऐसा लगता है कि उसने हॉर्क्रक्स बनाने की प्रक्रिया को खास हत्याओं के लिए सुरक्षित रखा था। तुम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण शिकार थे। उसे यकीन था कि तुम्हें मारकर वह उस खतरे को खत्म कर रहा है जो भविष्यवाणी में बताया गया था। उसे यकीन था कि वह खुद को अजय बना रहा है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी मौत से अपना सातवां और अंतिम हॉर्क्रक्स बनाना चाहता था। जैसा कि हम जानते हैं, वह असफल हो गया। बहरहाल, कुछ साल के अंतराल के बाद उसने नगीनी की दी गई जानकारी पर एक बूढ़े मगलू को मारा था, और तब उसके मन में यह विचार आया होगा कि वह नगीनी को आखिरी हॉर्क्रक्स बना सकता है। वह नागशक्ति के साथ उसके संबंध को रेखांकित करती है, जिससे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रहस्य आभा मंडल बनता है। मुझे लगता है कि वह उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। निश्चित रूप से वह उसे अपने करीब रखना पसंद करता है, और उसका उस पर बहुत असामान्य नियंत्रण है, जो किसी सर्पभाषी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा है। हैरी बोला। तो डायरी चली गई, अंगूठी चली गई, कप, लॉकेट और सांप अब भी बचते हैं, और आपको लगता है कि एक और क्रक्स हो सकता है जो कभी चीलघाट या गरुड़द्वार का हो? डंबलडोर ने सिर झुकाते हुए कहा। बहुत अच्छा विश्लेषण है। तो आप अब भी उनकी तलाश कर रहे हैं, सर? जब आप स्कूल से जाते हैं तो क्या आप उन्हीं की तलाश करने जाते हैं? सही कहा, डंबलडोर ने कहा। मैं बहुत लंबे समय से तलाश कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद मैं एक और को खोजने के करीब हूँ। उम्मीद है कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, हैरी ने जल्दी से कहा, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ और इसे नष्ट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ? डंबलडोर ने हैरी को एक पल के लिए बड़े गौर से देखा और फिर बोले, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मैं चल सकता हूँ? हैरी ने पूरी तरह हैरान होते हुए कहा। ओह हाँ, डंबलडोर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम इसके हकदार हो गए हो। हैरी का मनोबल बढ़ गया। उसे यह बात अच्छी लगी कि डंबलडोर ने उससे सावधानी और सुरक्षा के शब्द नहीं कहे थे। दीवारों पर चारों तरफ लगी तस्वीरों के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस डंबलडोर के निर्णय से इतने प्रभावित नहीं हुए थे। हैरी ने देखा कि उनमें से कुछ तो अपना सिर हिला रहे थे, और फिनिस नाइजेलस ने तो एक व्यंग्यात्मक आवाज भी निकाली। हैरी ने तस्वीरों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, सर, जब कोई हॉर्क्रक्स नष्ट होता है तो क्या वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है? क्या वो इसे महसूस कर सकता है? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, हैरी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वोल्डेमॉर्ट अब बुराई के दलदल में इतना गहरा धंस चुका है, और उसकी आत्मा के महत्वपूर्ण हिस्से उससे इतने लंबे समय से दूर हैं कि उसे इस तरह एहसास नहीं होता है जिस तरह हमें होता है। संभवतः मौत की घड़ी में उसे अपने नुकसान का एहसास हो, पर अभी नहीं। उदाहरण के लिए, उसे डायरी के नष्ट होने का पता ही नहीं चल पाया जब तक कि उसने लूसियस मैल्फॉय से सच्चाई नहीं उगलवा ली। मुझे बताया गया है कि जब वोल्डेमॉर्ट को पता चला कि डायरी नष्ट हो चुकी है और डायरी की शक्तियां खत्म हो गई हैं, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। लेकिन मुझे लगा था कि वो खुद चाहता था कि लूसियस मैल्फॉय इसे हॉगवर्ट्स में पहुंचा दे। हाँ, कई साल पहले वह ऐसा ही चाहता था, जब उसे विश्वास था कि वह और ज्यादा हॉर्क्रक्स बना सकता है। लेकिन फिर भी लूसियस को वोल्डेमॉर्ट के आदेश का इंतजार करना था, जो उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उसे डायरी देने के कुछ समय बाद ही गायब हो गया। बेशक वोल्डेमॉर्ट ने सोचा था कि लूसियस सावधानी से उस हॉर्क्रक्स की सुरक्षा करेगा, और इसके अलावा उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वह लूसियस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था। लूसियस उस मालिक से क्यों डरता जो बरसों से गायब था और जिसे वह बरा हुआ मानता था? जाहिर है लूसियस को यह पता नहीं था कि वह डायरी वास्तव में क्या थी। मुझे लगता है वोल्डेमॉर्ट ने उसे बताया होगा कि डायरी के कारण रहस्यमय तहखाना दोबारा खुल जाएगा, क्योंकि इस पर चतुराई से जादुई सम्मोहन किया गया है।
अगर लूसियस को पता होता कि उसके हाथ में अपने मालिक की आत्मा का टुकड़ा है, तो वो बेशक उसे ज्यादा जतन से रखता, लेकिन इसके बजाय उसने अपने पुराने लक्ष्य को पूरा करने की खातिर डायरी का इस्तेमाल किया। उसने डायरी इस उम्मीद से आर्थर वीजली की बेटी तक पहुंचा दी ताकि एक ही प्रहार से आर्थर बदनाम हो जाए, मुझे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाए और उसे एक बहुत आपराधिक वस्तु से छुटकारा मिल जाए। ओह बेचारा लूसियस, उसने अपने फायदे के लिए उस हॉर्क्रक्स को बर्बाद करवा दिया जिस पर वोल्डेमॉर्ट आग बबूला हुआ। पिछले साल मंत्रालय में उसने जो सुनहरा मौका गवाया, इसके बाद तो शायद लूसियस इस बात पर खुश होगा कि वह इस वक्त अज़्काबान में कम से कम जिंदा तो है। हैरी एक पल के लिए सोचता रहा, फिर उसने पूछा, अगर उसके सारे हॉर्क्रक्स नष्ट हो जाएं तो वोल्डेमॉर्ट को मारा जा सकता है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, डंबलडोर ने कहा। उसके हॉर्क्रक्सों के बिना वोल्डेमॉर्ट एक नश्वर व्यक्ति होगा जिसकी आत्मा टूटी और कुचली हुई होगी। वैसे यह मत भूलो कि चाहे उसकी आत्मा बहुत बुरी तरह से विभाजित हो, लेकिन उसका दिमाग और उसकी जादुई शक्ति बरकरार है। हॉर्क्रक्सों के बिना भी वोल्डेमॉर्ट जैसे जादूगर को मारने के लिए असाधारण कुशलता और शक्ति की जरूरत होगी। लेकिन मुझमें असाधारण कुशलता और शक्ति नहीं है, हैरी बोल उठा, इससे पहले कि वो खुद को रोक पाए। हाँ, तुम में है, डंबलडोर ने दृढ़ता से कहा। तुम में ऐसी शक्ति है जो वोल्डेमॉर्ट में कभी नहीं रही। तुम। मैं जानता हूँ, हैरी ने अधीरता से कहा। मैं प्रेम कर सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से वह यह बात कहने से रोक पाया। इससे क्या फायदा होगा? हाँ हैरी, तुम प्रेम कर सकते हो, डंबलडोर ने कहा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अच्छी तरह जानते हों कि हैरी अभी अभी क्या कहते कहते रुक गया। तुम्हारे साथ जो हुआ है, इसके बाद यह एक बहुत बड़ी और उल्लेखनीय बात है। तुम अभी इतने छोटे हो कि तुम यह नहीं समझ पाए हो कि तुम कितने असाधारण हो हैरी। हैरी ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, तो जब भविष्यवाणी कहती है कि मुझ में ऐसी शक्तियां होंगी जिनकी जानकारी शैतानी शहंशाह को नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या सिर्फ प्रेम है? हाँ, सिर्फ प्रेम, डंबलडोर ने कहा। लेकिन हैरी, यह कभी मत भूलना कि भविष्यवाणी जो कहती है वह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने इसे महत्वपूर्ण बनाया है। मैंने तुम्हें यह बात पिछले साल के अंत में बताई थी। वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में चुना जो उसके लिए सबसे खतरनाक हो सकता था, और ऐसा करके उसने तुम्हें वह व्यक्ति बना दिया जो उसके लिए सबसे खतरनाक होगा। लेकिन यह तो एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है, डंबलडोर ने अब अधीरता से कहा। वे काले सिकड़े हुए हाथ से हैरी की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम भविष्यवाणी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हो। हैरी ने हड़बड़ा कर कहा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि भविष्यवाणी का मतलब है। अगर वोल्डेमॉर्ट ने भविष्यवाणी के बारे में कभी सुना ही नहीं होता, तो क्या यह पूरी हुई होती? क्या तब इसका कोई अर्थ होता? जाहिर है नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि भविष्यवाणी कक्ष में रखी हर भविष्यवाणी पूरी होती है? लेकिन, हैरी ने चकराते हुए कहा, लेकिन पिछले साल आपने कहा था कि हम में से एक को दूसरे को मारना होगा। हैरी, हैरी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने एक बहुत गंभीर गलती कर दी थी और प्रोफेसर ट्रेलॉनी के शब्दों के अनुरूप काम कर दिया था। अगर वोल्डेमॉर्ट ने कभी तुम्हारे पिता की हत्या ही नहीं की होती, तो क्या उसने तुम में प्रतिशोध की आवेशपूर्ण इच्छा डाली होती? जाहिर है नहीं। अगर उसने तुम्हारी माँ को तुम्हारी खातिर बलिदान देने के लिए विवश नहीं किया होता, तो क्या उसने तुम्हें वह जादुई संस्करण दिया होता जिसे वह भेद नहीं सकता था? जाहिर है नहीं। हैरी, क्या तुम देख नहीं पाए? वोल्डेमॉर्ट ने अपने सबसे बुरे दुश्मन को खुद ही तैयार किया है, जिस तरह तानाशाह हर जगह करते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तानाशाह उन लोगों से कितना डरते हैं जिनका वे दमन करते हैं? ऐसे तानाशाहों को यह एहसास होता है कि एक दिन उनके कई शिकार के बीच में से कोई ना कोई उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा और बदला लेगा। वोल्डेमॉर्ट भी अलग नहीं है। वह हमेशा ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसे चुनौती दे सकता है। उसने भविष्यवाणी सुनी और वह फौरन काम में जुट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने न सिर्फ उस व्यक्ति को खुद चुना जो उसके लिए सबसे खतरनाक हो सकता था, बल्कि उसने उसे अनूठे घातक हथियार भी सौंप दिए। लेकिन यह अनिवार्य है कि तुम यह बात समझ लो, डंबलडोर ने खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करते हुए कहा। उनका चमकता दुशाला उनके पीछे लहरा रहा था। हैरी ने उन्हें पहले कभी इतना आंदोलित नहीं देखा था। तुम्हें मारने की कोशिश करके वोल्डेमॉर्ट ने उस उल्लेखनीय व्यक्ति को चुन लिया जो यहाँ मेरे सामने बैठा है, और उसे उस काम के साधन भी दे दिए। यह वोल्डेमॉर्ट की गलती है कि तुम उसके विचारों और महत्वाकांक्षाओं को देख पाए। यह उसकी गलती है कि तुम उस सरभाषा को समझ पाए जिसमें वह आदेश देता है। लेकिन हैरी, वोल्डेमॉर्ट के बारे में तुम्हारी अनोखी समझ के बावजूद, जो एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई प्राणभक्षी कुछ भी कर सकता है, तुम गुप्त कलाओं की तरफ कभी आकर्षित नहीं हुए। तुमने कभी भी एक पल के लिए भी वोल्डेमॉर्ट का सहयोगी बनने की जरा सी भी इच्छा नहीं दिखाई। जाहिर है मैंने नहीं दिखाई, हैरी ने गुस्से से कहा। उसने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला।
संक्षेप में, तुम प्रेम की अपनी क्षमता के कारण सुरक्षित हो, डंबलडोर ने जोर से कहा। इकलौती सुरक्षा जो वोल्डेमॉर्ट जैसे शक्तिशाली जादूगर के खिलाफ काम कर सकती है। तमाम प्रलोभनों और कष्टों के बावजूद तुम्हारा दिल पवित्र रहा, उतना ही पवित्र जितना कि यह 11 साल की उम्र में था। जब तुमने दर्पण में देखा था, वह दर्पण दिल की ख्वाहिश दिखाता था, और तुमने उसमें अमरता या अमीरी के बजाय लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को रोकने का तरीका देखा था। हैरी, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कितने कम जादूगर उस दर्पण में वह देख सकते हैं जो तुमने देखा था? वोल्डेमॉर्ट को तभी पता चल जाना चाहिए था कि उसका मुकाबला किससे है, लेकिन उसे पता नहीं चला। लेकिन अब वह यह बात जान चुका है। तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में बिना खुद को नुकसान पहुंचाए चले गए थे, लेकिन वह बेहद पीड़ा झेले बिना तुम पर कब्जा नहीं कर सकता था, जैसा उसे मंत्रालय में पता चला। हैरी, मुझे लगता है कि वह इसका कारण नहीं समझता है, लेकिन वह अपनी आत्मा के टुकड़े करने की इतनी जल्दी में था कि वह निष्कलंक और समूची आत्मा की अतुलनीय शक्ति को समझने के लिए एक पल भी नहीं ठहर पाया। लेकिन सर, हैरी ने अपने बहस के अंदाज को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, बात तो वही है ना? मुझे उसे मारने की कोशिश करनी है या करनी है? डंबलडोर ने कहा। जाहिर है तुम्हें करनी है, लेकिन भविष्यवाणी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह कोशिश किए बिना तुम खुद ही कभी चैन से नहीं बैठोगे। हम दोनों ही यह बात जानते हैं। एक पल के लिए कल्पना करो, तुमने वह भविष्यवाणी कभी सुनी ही नहीं होती, तब तुम वोल्डेमॉर्ट के बारे में कैसा महसूस करते? सोचो। हैरी डंबलडोर को अपने सामने चहलकदमी करते देखता रहा। वह सोचने लगा। उसने अपनी मम्मी और अपने डैडी और सीरियस के बारे में सोचा। उसने सेड्रिक डिगोरी के बारे में सोचा। उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट द्वारा किए गए सभी भयंकर कामों के बारे में सोचा। उसके सीने के भीतर एक लपट उठने लगी, जो उसके गले को जलाने लगी। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता, हैरी ने धीरे से कहा, और मैं यह काम करना चाहता। जाहिर है तुम यह काम करना चाहते, डंबलडोर चिल्लाए। तुमने देखा, भविष्यवाणी का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई चीज अनिवार्य रूप से करनी है, लेकिन भविष्यवाणी के कारण लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें अपने समान दर्जा दे दिया। दूसरे शब्दों में, तुम अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद हो, भविष्यवाणी की तरफ से मुंह मोड़ने के लिए आजाद हो। लेकिन वोल्डेमॉर्ट भविष्यवाणी को अवंशम भावी मानता है। वह तुम्हारी तलाश में भटकता रहेगा, जो दरअसल उसे निश्चित बनाता है कि हम में से एक आखिर में दूसरे को मारेगा, हैरी ने कहा। हाँ, लेकिन आखिरकार वो ये बात समझ गया जो डंबलडोर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मौत का युद्ध लड़ने के लिए किसी को मैदान में घसीट कर ले जाया जा सकता है, या फिर वो अपना सिर उठाकर जा सकता है। शायद कुछ लोग कहेंगे कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन डंबलडोर जानते थे, और मैं भी जानता हूँ, हैरी ने गर्व के साथ सोचा, और मेरे मम्मी डैडी भी जानते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा फर्क इसी बात से पड़ता है।